हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमने पहले पार्ट में जाना था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 और बैकग्राउंड जाना था। आर्टिकल 12 जो स्टेट के डिफिनीशन, स्टेट को डिफाइन करता है और स्टेट के डिफिनीशन देता है। आर्टिकल 13 लॉ को नेगेटिव डिफिनीशन देता है। तो स्टेट जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन अथॉरिटीज़ को स्टेट माना गया, अगर स्टेट या गवर्नमेंट ने अगर कोई एक ऐसा लॉ बनाया या कोई एक ऐसी अमेंडमेंट की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है, तो हम फंडामेंटल राइट्स को वापस ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जा कर के या हाई कोर्ट में जा कर के। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के हिसाब से जाएंगे, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के हिसाब से जाएंगे और अपना फंडामेंटल राइट्स वापस लाएंगे और हम कंट्रोल करेंगे स्टेट को, ताकि वो हमारा फंडामेंटल राइट्स छीने नहीं। तो हमने दोस्तों ये भी पढ़ा था आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 में लिखा गया है, अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई एक ऐसा लॉ बनाए जो वायलेट करता होगा फंडामेंटल राइट्स को, और वो लॉ या वो अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट बनाया वो होगा नल मतलब ख़त्म होगा, वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वो वाइड होगा। वाइड मतलब उसको नहीं माना जाएगा। तो हम दोस्तों आज 14 से स्टार्ट करेंगे। आज हम आर्टिकल आज हम पहला फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी। 5 किस्मों की इक्वलिटी 14, 15, 16, 17, 18 इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 में कहा गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और प्रेसिडेंट के इन दोनों के बगैर हमारी इस इंडिया में जितने भी सिटीजन्स है उन सबको इक्वल माना जाएगा, उन सबको इक्वल स्टेटस है, इक्वल प्रिविलेज है, इक्वल सब कुछ इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो लॉ के ऊपर कोई नहीं है, सब लॉ के अंडर में माना जाएगा, सभी लोगों को इक्वलिटी है। अच्छा, आर्टिकल 15 थोड़ा जल्द जानेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमारी इस इंडियन टेरिटरी में जितने भी लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इन डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। जैसे हम ब्लैक्स और वाइट्स को करते थे पहले ज़माने में, ब्राह्मण्स और शूद्रास को करते थे पहले ज़माने में कहा जाता था ब्लैक अच्छा नहीं है, वाइट अच्छा है। वाइट को सब कुछ दिया जाता था, ब्लैक्स को इग्नोर किया जाता था। इस चीज़ को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। या हम कहेंगे जो ब्राह्मण्स थे उस वक्त हमारी इंडियन सोसाइटी में, उनको टॉप लेवल का माना जाता था, जो शूद्रास है उनको डाउन लेवल का माना जाता था। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आजकल आर्टिकल किस में लिखा गया है? 15 में। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मजहब के बुनियाद पर हिंदू को टॉप मानेंगे, मुसलमान को डाउन मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। रेस के बुनियाद पर, ठीक है, लाइफस्टाइल की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, या सेक्स फीमेल और मेल के बुनियाद पर, या बर्थ ऑफ प्लेस या डिसेंट बर्थ ऑफ प्लेस, किसने कहाँ जन्म लिया, इसके बेस पर हम कोई किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं करते हैं, लेकिन हम स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। किनको? ओबीसीज़ों को या एसटी और एससी वालों को हम स्पेशल प्रिविलेज देते हैं। तो ओबीसी वालों को क्या किया जाता है? ओबीसी वालों को रिजर्वेशन दिया जाता है 27% जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाता है 27% में। क्या ये डिफरेंस नहीं है हमारे साथ? हम लोगों के साथ ये क्या है डिफरेंस? लेकिन इस हवाले से अगर हम देखा जाए, ओबीसी बहुत ही डाउन लेवल के लोग हैं, उनको हमारे बराबर करने के लिए थोड़ा प्रिविलेज देना पड़ेगा। 27% जो मंडेल कमीशन में कहा गया था, जो मंडेल कमीशन 1980 में रखा गया, और उसमें कहा गया 1980 में मंडल कमीशन आया, और मंडल कमीशन मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, और मंडल कमीशन में कहा गया 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देना है ओबीसी वालों को। ओबीसी सेक्शन के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन देना है 27%। ठीक है दोस्तों, किसकी गवर्नमेंट थी?
मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और वीपी सिंह सरकार और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में मंडल कमीशन को लाया गया, ठीक है ना। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में मंडल कमीशन को लाया गया और वीपी सिंह के गवर्नमेंट में मंडल कमीशन को एक्सेप्ट किया गया। ओके दोस्तों, तो कुछ स्पेशल प्रिविलेज ओबीसी वालों को मिलता है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है। देखो 93rd अमेंडमेंट 2005 में क्या कहा गया, फिर कहा गया कि 27% कोटा यानी कि रिजर्वेशन हम देंगे गवर्नमेंट जॉब्स में और बाकी सेक्टर्स में किनको, ओबीसी वालों को। एक्सक्लूड क्रीमी लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो आईएएस यूपीएससी में भी क्वेश्चंस इस पे आते। तो क्रीमी लायर 2008 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि क्रीमी लायर यानी कि ओबीसी वालों को हम रिजर्वेशन देंगे 27%, लेकिन इनमें से जो क्रीमी लायर है, क्रीमी लायर में टॉप लेवल के लोग, ओबीसी कम्युनिटी में जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। शॉर्टकट, क्रीमी लायर क्या होता है, देखो जब हम दूध को यहाँ पर हीट देते तो ऊपर वो मक्खन जैसा बनता है ना, उससे हम कहते क्रीम। तो ऐसे जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी कम्युनिटी के जो अपर लेवल के लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, वेल्थ है, बाकी चीज़ें, यानी कि उनके पास क्रीमी लायर है, क्रीम है उनके पास, तो उनके लिए कहा गया 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कि उनके बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वो उनके लोग जो है, उनके पेरेंट्स जो है, अगर वो प्रेसिडेंट होगा या जज होगा, मिसल ओबीसी सेक्शन में कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई जज होगा, उनके बच्चों को थोड़ी मिलेगा रिजर्वेशन 27%, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, वो तो अप लेवल के लोग हैं। या यूपीएससी में कोई मेंबर होगा ओबीसी सेक्शन के कम्युनिटी में से, या एसपीएससी या सीएजी, या ग्रुप ए में आएंगे, ग्रुप क्लास फर्स्ट में आएंगे, ग्रुप बी में आएंगे, ग्रुप सेकंड में आएंगे, या आर्मी पोस्ट, कोई अपर पोस्ट, आर्मी जनरल होगा कोई, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर, लॉयर होगा कोई, इंजीनियर होगा कोई, ओबीसी सेक्शन के लोगों में से, तो उनको 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो मंडल कमीशन उन पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, चलते आगे। आर्टिकल 16, ओके दोस्तों, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी मिलेगा सबको, जितने भी सिटीजन्स हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उन सबको क्या मिलेगा, उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं। ओके दोस्तों, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फोरबिडन है। अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी होती थी ना, छूत अछूत हमारे इंडियन सोसाइटी में, यानी कि ब्राह्मणस और शूद्रास जो थे, या ब्राह्मणस होते थे, क्षत्रियास, वैश्यास, ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास, इन शूद्रास। देखो दोस्तों, मैं समझा दूंगा। हमारी सोसाइटी में पहले क्या होता था, ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। देखो, इन दो सेक्शंस को अपर कास्ट माना जाता था, इसको मिडिल कास्ट माना जाता था, मिडिल कास्ट, और इसको लोअर कास्ट माना जाता था। और शूद्रास टच नहीं कर सकता था ब्राह्मणस की फीट को, ब्राह्मणस समझता था मैं गंदा हो गया। तो ऐसे कंसेप्ट को फिर बाहर निकाला गया, आर्टिकल 17 लाया गया। और अनटचेबिलिटी यानी कि अगर कोई किसी को टच करे, मतलब बेड टच नहीं, मतलब ठीक ठाक जिससे होता है, तो उसको यहाँ पर मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मैं इम्प्योर हो गया, मैं गंदा हो गया। इस चीज़ को हटाया गया हमारे इस हिंदुस्तान की सोसाइटी में। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। अगर आज भी कोई अनटचेबिलिटी करेगा, बोलेगा मैं छूत अछूत से गंदा हो गया, तो उस पर होगा केस। चलते हैं दोस्तों आगे। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले ज़माने में होता था ना टाइटल, जैसे सरदार या नवाब, मैं बोलूँगा नवाब दिलावर खान। देखो दोस्तों, टाइटल से क्या होता था, टाइटल से किसी भी आदमी का जो स्टेटस होता था वो होता था अप। जैसे मैं बोलूँगा नवाब दिलावर खान, तो दिलावर खान कोई और भी होगा ना, लेकिन इसके साथ जुड़ा है नवाब, तो नवाब के ज़रिए ये दिलावर खान जो है कुछ अप हो गया, यहाँ पे इनइक्वलिटी पैदा हो गई। तो उस इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने आर्टिकल 18 लाया, और कोई भी आजकल के ज़माने में अपने आप को ये टाइटल नहीं दे सकता है जिससे इनइक्वलिटी हो जाए सोसाइटी में। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स। मिलिट्री में हम कहेंगे जनरल इशफाक, मेजर
आकिब, क्योंकि ये जो है ना जनरल, मेजर या टीचर, प्रोफेसर एकेडमिक्स में, इससे पता चल जाता है इंसान का पोस्ट, लेकिन किस मेरिट के हिसाब से, न कि इनइक्वालिटी के हिसाब से। ओके दोस्तों, सेकंड फंडामेंटल राइट, हमारे पास सेकंड फंडामेंटल राइट दोस्तों है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 1922 में रखा गया है। आर्टिकल 19, देखो आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में हमारे पास कुछ राइट्स है, हम स्पीच कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो स्पीच मतलब बोलना, एक्सप्रेस मतलब करना, जिसे हम पेंटिंग करते हैं, ये एक्सप्रेशन है। जैसे हम फिल्म बनाते, हम ड्रामा बनाते, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो स्पीच कर सकते, एक्सप्रेशन कर सकते, असेंबल हो सकते किसी भी पार्ट में, हिंदुस्तान में किसी भी पार्ट में हम असेंबल जमा हो सकते पीसफुली, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं पीसफुली, मूवमेंट कर सकते हैं पीसफुली, किसी भी पार्ट में रेजिडेंट रह सकते हैं, अपने आप को सेटल कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन हम अपना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन हम अपना सकते हैं, कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें इन चीज़ों को करने से कोई नहीं रुकाएगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने रुकाया, अगर किसी प्राइवेट इंसान ने रुकाया, हम उसके खिलाफ रिट कर सकते हैं कोर्ट में, और हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस ला सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये आर्टिकल 19 के 6 पार्ट्स है, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो आर्टिकल 20 पे आ जाते हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है समझना। देखो आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अगर किसी ने ऑफेंस किया, ऑफेंस मीन्स किसी ने कोई जुर्म किया, या किसी ने जुर्म नहीं भी किया होगा, तो देखो ऑफेंस मतलब जुर्म होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने कोई जुर्म नहीं किया तो क्या होगा, आर्टिकल 20, फॉर एग्जांपल किसी ने, फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये इस इंस्पेक्टर ने इसको अरेस्ट किया, लेकिन इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो ये खुद को आज़ाद कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स। वो ये क्या करेगा, ये कोर्ट में जाएगा, या इसके जो वारिस होंगे वो कोर्ट में जाएंगे और इसको वहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अगर इसने ऑफेंस किया भी होगा तो कोर्ट वर्डिक्ट करेगा, कोर्ट फैसला करेगा इसको कितने साल तक सज़ा होगा, 2 साल तक होगा, 4 साल तक होगा, 6 साल तक होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट ये समझना है, देखिए नो डबल जेओपार्डी। नो डबल जेओपार्डी मतलब किसी आदमी ने अगर एक क्राइम किया, एक बार उसने चोरी किया, तो उसको सज़ा भी, पनिशमेंट भी एक बार ही दिया जाएगा। 2 बार एक क्राइम को 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इस कंसेप्ट को कहा जाता है नो डबल जेओपार्डी, ठीक है दोस्तों। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, फॉर एग्जांपल 2023 में, फॉर एग्जांपल चोरी पर, ठीक है ना, थिफ्ट, चोरी पर 2 साल का सज़ा था फॉर एग्जांपल, लेकिन 2024 में इसी चोरी पर 4 साल का सज़ा बनाया गया है। तो दोस्तों किसी आदमी ने 2023 में क्या किया था? चोरी। तो उसको पकड़ा गया 2024 में। अब उसको सज़ा किस हिसाब से लगेगा? जिस वक्त उसने चोरी की 2023 में, 2 साल की उसको सज़ा देनी है। अगर उसको 2024 में पकड़ा गया, उसको 4 साल का सज़ा दिया गया, तो ये गलत हो गया ना। तो इसलिए कहा गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स जिस टाइम का लॉ है उसी टाइम का क्या लगेगा? सज़ा भी। तो इस आदमी को 2 साल का सज़ा लग सकता है। इस कंसेप्ट को कहा गया है दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जिस वक्त चोरी या कोई और क्राइम किया, उसी वक्त के रूल के हिसाब से सज़ा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा, सेल्फ इनक्रिमिनेशन इज़ नॉट अलाउड। खुद के खिलाफ अगर आपको कस्टडी में, अगर आपको पुलिस थाने में पुलिस मजबूर करेगा, अदालत में अपने खिलाफ आप खुद क्या करो, अपने खिलाफ आप खुद गवाही दे दो और एक्सेप्ट करो ये काम, ये क्राइम मैंने किया है, तो ये बिल्कुल भी आर्टिकल 20 के हिसाब से नल एंड वाइड किया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 20 कहता है आप सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, आप
अपने खिलाफ खुद ही क्या नहीं कर सकते हो, गवाही नहीं दे सकते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी नहीं होगा, ना नो डबल जो पार्टी भी नहीं होगा, और जिस हिसाब से आपने ऑफेंस किया उसी हिसाब से आप जस्टिसेबल सज़ा दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये एमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा, एमरजेंसी के टाइम ये सस्पेंड नहीं होता है, आर्टिकल 20 एंड 21 दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते आगे। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का हक है, और पर्सनल लिबर्टी हमें पर्सनली अपने पर्सनल लाइफ में जीने का हक है। अगर आपको कोई रुकाता है, आप उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अपने आप को उस ब्लैक मेल से बचा सकते हो दोस्तों। आर्टिकल 20, देखो दोस्तों, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट मतलब किसी को अरेस्ट किया जाता है। डिटेन मीन्स किसी को जेल में रखा जाता है, या किसी को थाने में रखा जाता है, डिटेंशन किया जाता है, बंद किया जाता है, या अरेस्ट किया जाता है। इसके खिलाफ भी अगर कोई डिटेन हो गया, कोई अरेस्ट हो गया, वो अपने आप को छुड़ा सकता है। अगर उसने क्राइम नहीं किया होगा तो अपने आप को वो रिलीज़ करवा सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 22 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा और अपने आप को रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, डिटेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो दोस्तों, डिटेंशन दो किस्म का होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स बिफोर ट्रायल, कोई सज़ा करने से पहले किसी को अरेस्ट किया जाएगा। पुनिटिव डिटेंशन होता है किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर से बोलूँगा, डिटेंशन मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स किसी आदमी ने अभी क्राइम नहीं किया लेकिन वो सोच रहा है कि मैं क्राइम करूं, उससे पहले उसको अरेस्ट किया जाएगा। उससे कहते हैं प्रिवेंटिव, यानी कि पहले ही, बिफोर ट्रायल, गलती करने से पहले उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उससे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव मीन्स किसी इंसान ने क्राइम किया अब, तो उसके बाद जब उसको डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो उससे कहा जाता है पुनिटिव डिटेंशन। फिर जज तय करेगा, अदालत तय करेगी कि इस आदमी ने ये क्राइम किया है और इस क्राइम का कितना सज़ा दिया जाएगा। अगर नहीं किया होगा तो उसको रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते आगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 में क्या? अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन हम पर किसी किस्म का या हिंदुस्तान के सिटीजन्स के ऊपर किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन जुल्म ना हो जाए, तो हम उससे आर्टिकल 23 हमें बचाता है ट्रैफिक होने से। पुराने ज़माने में इंसान को बेचता था, ब्लैक्स को बेचा जाता था, वाइट्स इनको बेचते थे, बैड बकरियों की तरह इंसान को बेचता था। लेकिन आजकल के ज़माने में ह्यूमन ट्रैफिक नहीं होगा दोस्तों, ये क्राइम माना जाएगा, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन मानी जाएगी। और फोर्स्ड लेबर, बेगार सिस्टम को भी आजकल नहीं माना जाएगा। अगर किसी को बेगार लिया जाता है तो वो अपनी आर्टिकल 23 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, अपने आप को रिलीज़ करवा सकता है दोस्तों। आर्टिकल 24 दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिफोर द एज ऑफ 14। अगर किसी बच्चे को किसी भी जगह पाया गया कि वो काम कर रहा है 14 ईयर से बिलो है, तो उसके पेरेंट्स पर दोस्तों केस होगा, रिट होगा। चलते आगे दोस्तों। अच्छा, फोर्थ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। आर्टिकल 25, आर्टिकल अच्छी क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब के बारे में आज़ादी। जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, हम किसी भी चीज़ पर ईमान ला सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, मतलब मज़हब को किसी भी तरीके से हम किसी भी मतलब पॉजिटिव अंदाज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोपोगेशन, हम नशर व अशात कर सकते हैं अपने मज़हब को, हमें इन मामलों में कोई रुकाएगा नहीं, क्योंकि यह हमारा फंडामेंटल राइट है। चलते हैं दोस्तों आगे। 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम मज़हब की कोई भी काम करेंगे आर्टिकल 26 के हिसाब से। आर्टिकल 27 के हिसाब से किसी भी मज़हब को प्रमोट करने के लिए हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मज़हब को चलाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को।
आर्टिकल 28 फ्रीडम टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 हमें ये हक देता है, आर्टिकल 28 हमें ये हक देता है, आर्टिकल 28 हमें यह हक देता है कि हम मजहबी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते, जैसे दरसगाह बनाते, मदरसास इन मकतबास बना सकते, वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मज़हब का, वहाँ पे हम वर्शिप कर सकते हैं मज़हब के रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है दोस्तों, ये सब। अच्छा दोस्तों, जो इसके हवाले से अगर हम देखेंगे, ये जो सिक्स होते हैं सिख बरादरी के लोग, आर्टिकल 25 और 26 के हिसाब से, क्या सिख लोग वो किरपन जो होता है, किरपन किरपन वो चाकू जैसा, क्या वो वायलेशन, उससे वायलेशन होती है या नहीं होती है, या वो क्या सिक्स रख सकते हैं? जी दोस्तों, किरपन रख सकते हैं वो, क्योंकि आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 उनको ये हक देता है कि वो किरपन रख सकते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस, उनका प्रोफेशन या उनका प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, वो किरपन उनके मज़हब का एक पार्ट है, तो वो किरपन रख सकते हैं अंडर आर्टिकल 25 एंड अंडर आर्टिकल 26। ओके दोस्तों, उससे कोई वायलेशन नहीं होगी क्योंकि उनके मज़हब का एक हिस्सा है। अच्छा, जो हम लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, मस्जिदों में या बाकी जगह पर, मंदिरों में, लाउड स्पीकर्स हमारे मज़हब का पार्ट नहीं है, ये नॉइज़ है। तो ये क्या है, ये हमारे मज़हब का पार्ट नहीं है और ये अलो नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से दोस्तों। चलते आगे। फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 30 देखो दोस्तों, आर्टिकल 29 पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे 29 आया और यहाँ पे 30 आया। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे उनके लैंग्वेज को, उनके स्क्रिप्ट को, ठीक है, उनके कल्चर को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों। इंटरेस्ट मीन्स दोस्तों, उनका स्क्रिप्ट होता है, लिखने का तरीका, उनकी लैंग्वेज होती है दोस्तों, उनका कल्चर होता है, उनके कस्टम्स होते हैं, वो अपने कस्टम्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट उनको ये करने नहीं देंगे तो वो रिट कर सकते हैं कोर्ट में। तो आर्टिकल 29 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्ट है। तो आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज को ये हक है, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। माइनॉरिटीज़ के लिए ये हक है। चलते हैं दोस्तों। अब 30 के बाद हमने 30 तक पढ़ा। आपको पता है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसको डिलीट किया गया है, आर्टिकल 300A में रखा गया है, पार्ट 12 में रखा गया है आजकल, और एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके दोस्तों। तो अब क्या है दोस्तों, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमीडीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमीडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमीडीज़ का मतलब, रेमीडीज़ का मतलब जितने फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े उनका इलाज किस में है? आर्टिकल 32 में। अगर वो सारी फंडामेंटल राइट्स होंगे हमारे पास, लेकिन आर्टिकल 32 नहीं होगा, तो सारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? वेस्ट है, ज़ाया होंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें ये हक देता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, गारंटी देगा सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जाएगा, तो आर्टिकल 32 के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उन तमाम आर्टिकल्स को, तमाम फंडामेंटल राइट्स को आप वापस ला सकते हो आर्टिकल 32 के हिसाब से। आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को वापस लाने के लिए। तो इसीलिए आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा गया इट्स हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी है और सोल भी है, क्योंकि आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेफ गार्ड है, ये प्रोटेक्शन है, ये गारंटर है, हमारे तमाम फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलवा सकता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो आर्टिकल 32 इसमें 5 किस्म के रिट्स मौजूद है। रिट मतलब देखो, जब भी हमें कोई फंडामेंटल राइट्स
जब भी हमें कोई फंडामेंटल राइट्स छीना जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे एक केस कर सकते हैं। उस केस को कहा जाता है रिट, और रिट के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कहता है, मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया हम पर, ऐसा लॉ थोप दिया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक किस्म का रिट निकालता है, ठीक है दोस्तों, और गवर्नमेंट को कहता है कि स्टॉप करो ये सब चीज़ें जिनसे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, वायलेट होता है दोस्तों। समझ गए आप लोग? फिर से समझा दूंगा दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे समझा दूंगा मैं। देखो दोस्तों, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, वायलेशन किया, ख़त्म कर दिया, कोई ऐसा लॉ बनाया जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में है और हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं हमसे, तो हम जाएंगे, हम सिटीजन्स कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 32 के हिसाब से कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, या आर्टिकल 226 के हिसाब से कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे ना, हाई कोर्ट। उसके बाद क्या करेंगे, गए हम हाई कोर्ट या गए हम सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे हम करेंगे पेटिशन, क्या करेंगे, वहाँ पे हम पेटिशन करेंगे या एक किस्म का केस करेंगे जिसको रिट बोला जाएगा, रिट, ठीक है दोस्तों। रिट किया तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, वो गवर्नमेंट पर दबाव बनाएगा और गवर्नमेंट वो लॉ क्या करेगा, ख़त्म करेगा, और वो लॉ खुद ब खुद क्या होगा, ख़त्म होगा। ऐसा कुछ होता है। तो ये रिट्स यही होते हैं। तो 5 किस्म के रिट्स होते हैं आर्टिकल 32 के हिसाब से। आर्टिकल 32 के हिसाब से 5 किस्म के रिट्स होते हैं, रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस एंड रिट ऑफ कोवेरेंटो। और क्या होता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और होता है रिट ऑफ सेरिशरी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों हम रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ वेरेंटो एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सेरिशरी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सेरिशरी, रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ कोवेरेंटो एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सेरिशरी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।